नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश चौधरी। आज कक्षा के दूसरा व्याख्यान में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, और उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण साहित्य इतिहासकार की चर्चा करते हैं। वो हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं से विशेष मात्रा में सवाल आता रहता है कि ये तीन भाई हैं, तो चौथा वो बेमेल दे करके आपसे पूछता है कि कौन सा एक मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि ये तीन भाई हैं, और तीन मिश्र बंधुओं में एक हैं श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, एक हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, और एक हैं गणेश बिहारी मिश्र। ये तीन मिश्र बंधु हैं। इसमें आप ये ध्यान रखें कि 80% जो क्वेश्चन ये पूछा गया है, वहाँ 80% में आप देखेंगे तो इसमें कृष्ण बिहारी मिश्र को देते हैं, क्योंकि ये मिलता जुलता सा नाम है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि मिश्र बंधुओं में जो शामिल नहीं है वो है कृष्ण बिहारी मिश्र, क्योंकि विद्यानिवास मिश्र या कुछ और नाम आता है तो वो तो अलग ही दिख जाता है। यहाँ दिक्कत है कि श्याम बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र में कन्फ्यूजन विद्यार्थी अक्सर कर देते हैं। तो मिश्र बंधुओं में जो शामिल नहीं है वो है कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम आता है जब तुलनात्मक हिंदी आलोचना के विकास की हम बात करते हैं, तो वहाँ इनका नाम आता है। तो ये तीन हैं जो मिश्र बंधु भाई हैं। इन्होंने मिलकर के अपना जो बहुत प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ लिखा है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, ये इनका इतिहास ग्रंथ है, और आप अच्छे से जानते भी हैं कि ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ। 4 भागों में ये इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, लेकिन विद्यार्थी अक्सर 2 का भ्रम कर लेते हैं, क्योंकि हम इसकी 2 तारीख पढ़ते हैं। या तो पढ़ते हैं हम 1913 ईस्वी, और या पढ़ते हैं हम 1934 ईस्वी। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि यार 2 बार प्रकाशित हुआ है तो ये तो 2 ही भागों में होगा। देखो, मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग या खंड है। ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा में आरपीएससी ने 2012 में भी पूछा है। इसके जो प्रथम 3 खंड हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 खंड इसके प्रकाशित हुए थे 1913 ईस्वी में, और इसका चौथा खंड प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। इसका चतुर्थ खंड आया था। इस प्रकार ये कंप्लीट होता है 1934 ईस्वी में। डेट इसकी यही है। कहीं कहीं 1914 लिखी मिलती है, वो गाइडों में लिखी मिलती है, प्रमाणिक डेट नहीं है। आप बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखें। तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्रम से 1913 और 1934 रहा है। 1913 में इसके 3 भाग आए थे, और इसका चौथा भाग 1934 में आया। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 643 ईस्वी से प्रारंभ माना है, और जैसे कि कल भी क्लास में मैंने आपको बताया था कि ग्रियर्सन ने भी 643 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का पहला कवि कौन है इस पर तो विचार व्यक्त नहीं किया है, लेकिन हिंदी का पहला गद्यकार, आप ध्यान रखेंगे ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता रहता है कि हिंदी का पहला गद्यकार गोरखनाथ है, ये मानने वाले विचारक कौन है? तो ये मानने वाले विचारक है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का पहला गद्यकार, अब इसको पहला गद्यकार कह लें या पहला गद्य लेखक कह लें, बात एक ही है, गद्य लेखक भी गद्यकार ही है। तो पहला गद्यकार इन्होंने गोरखनाथ को माना है।
ये क्वेश्चन परीक्षा में आता रहता है। मिस्र बंधुओं से एक सवाल जो बड़ी मात्रा में आपके प्रश्न पत्र में आता है वो ये है कि मिस्र बंधुओं का प्रिय कवि कौन है? देव। बल्कि सूर और तुलसी के बाद इन्होंने देव को सबसे प्रमुख स्थान दिया है। मिस्र बंधुओं का प्रिय कवि देव है। और आप लोग इस बात को अच्छे से ध्यान रखें, एक बार सवाल आया था कि कौन सा साहित्य इतिहासकार रीतिवादी संस्कारों से प्रभावित है, और आप यहाँ देखेंगे कि मिस्र बंधु ऐसे साहित्य इतिहासकार हैं जिस पर रीतिवाद का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार देव इनके प्रिय कवि हैं, बल्कि देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं, इस विवाद को पैदा करने वाले भी मिस्र बंधु ही हैं। और एक बात यह है कि मिस्र बंधु विनोद जो इन्होंने लिखा है, इसमें 5000 हिंदी कवियों का उल्लेख मिलता है। अब 5000 हिंदी कवियों का उल्लेख मिलता है, जो सर्वाधिक है। इस प्रकार यदि कोई हमसे पूछता है कि हिंदी के सर्वाधिक कवियों का जिक्र करने वाला कौन इतिहासकार है, तो उसका उत्तर होता है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु विनोद में 5000 हिंदी कवियों का उल्लेख है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, उसमें आप उनकी भूमिका पढ़िए तो भूमिका में उन्होंने साफ लिखा है कि रीति कवियों का परिचय देने के संदर्भ में मैंने अधिकांश सामग्री मिस्र बंधु विनोद से प्राप्त की है। अब ये क्वेश्चन आरपीएससी ने एक बार ग्रेड फर्स्ट में पूछा था कि रीति कवियों का परिचयात्मक विवरण देने के लिए रामचंद्र शुक्ल ने किस इतिहास ग्रंथ का सर्वाधिक उपयोग किया है, और उसका उत्तर है मिस्र बंधु विनोद। तो मिस्र बंधुओं ने 5000 हिंदी कवियों का उल्लेख किया है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने पहले के इतिहासकारों के लिए एक नाम दिया है कि ये तो वृत्त संग्रह है। ध्यान देना, ये तो वृत्त संग्रह है। अब इस वृत्त संग्रह को ही यदि आप ऐसे लिखा पढ़ लो तो एक ही बात है कि ये तो इतिवृत्त संग्रह है। इतिवृत्त संग्रह है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पहले के सभी ग्रंथों के लिए कहा, शिव सिंह सेंगर या गारसा तासी, लेकिन चूंकि मिस्र बंधु विनोद बड़े स्तर पर कवियों का उल्लेख करता है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद के लिए संज्ञा दी है कि ये महाव्रत संग्रह है। महाव्रत संग्रह है। ये रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को महाव्रत संग्रह की संज्ञा दी है। ये डाटा हैं जो हमको याद रखने हैं। एक विशेष बात ये भी है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में पहली बार एक नया प्रयोग आप यहाँ देख सकते हैं, और वो नया प्रयोग ये है कि मिस्र बंधुओं ने जो काल विभाजन की परिपाटी को, आपको पता ही है कि जो काल विभाजन और नामकरण ग्रिडसन ने अपनाया सबसे पहले, उसके बाद मिस्र बंधुओं ने भी इस पद्धति को अपनाया। इनका इतिहास भी कालानुक्रमी पद्धति पर लिखा गया है। आप देखेंगे इसमें ये देखिए, मिस्र बंधु विनोद में प्राप्त काल विभाजन और नामकरण की टेबल आप ध्यान से देखिए। मिस्र बंधु विनोद, अब मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल, इन्होंने आदिकाल को नाम दिया है आरंभिक काल, और भक्ति काल को मध्यकाल के रूप से याद किया है। रीति काल को नाम दिया है अलंकृत काल, और आधुनिक काल को फिर इन्होंने परिवर्तन काल और वर्तमान काल के नाम से संबोधन दिया है। अब आप देखेंगे कि आरंभिक काल के भी इन्होंने दो भाग किए हैं, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। मध्यकाल के इन्होंने फिर से दो भाग किए हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। अलंकृत काल के भी इन्होंने फिर दो भाग किए हैं, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। इस प्रकार हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में एक ही कालखंड के दो उपभाग करने की पद्धति के जन्मदाता मिस्र बंधु माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि एक ही कालखंड को दो उप अध्यायों में बनाने की जो प्रक्रिया है कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ये मिस्र बंधु विनोद ने एक नया प्रयोग किया है।
दूसरी बात ये भी है कि मिश्र बंधुओं ने जो अपना इतिहास लिखा है और उसमें जो इन्होंने सब चैप्टर बनाए हैं, उन सब चैप्टरों के अंतर्गत भी इन्होंने कुछ ऐसे शीर्षक दिए हैं कि चंद पूर्व हिंदी, चंदोत्तर हिंदी, पूर्व आरंभिक हिंदी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मिश्र बंधुओं ने इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते समय, अपना साहित्य इतिहास लिखते समय हिंदी भाषा के विकास को भी बराबर ध्यान रखा है। ये आपको बराबर ध्यान रखना चाहिए और इस संदर्भ में ये पहले ऐसे इतिहासकार माने जाएंगे जिन्होंने साहित्य इतिहास लेखन को लिखते समय हिंदी भाषा की विकास प्रक्रिया को बराबर ध्यान रखा है। इस प्रकार ये कुछ नए प्रयोग मिश्र बंधु अपने इतिहास ग्रंथ में करते हैं। आपसे पूछते ही रहते हैं कि रीति काल को इन्होंने कौन सा नाम दिया, अलंकृत काल का नाम दिया। इन्होंने आरंभिक काल को देखिए कि पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल में तो संवत 700 से प्रारंभ माना है, संवत 700 से 1343 संवत तक। और संवत मैंने आपको बता ही दिया था कि संवत से आप यदि ईस्वी सन निकालेंगे तो ईस्वी सन में आप जैसे विक्रम संवत 700 लिखा हुआ है, 700 यदि विक्रम संवत है और हमको ईस्वी निकालना है तो -57 कर देंगे तो आप देखेंगे कि 643 ईस्वी निकलेगा। तो 643 ईस्वी से इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। वैसे तो खैर आपको ये इतनी गहराई से डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है कि मिश्र बंधुओं ने उसका समय कब से कब माना, लेकिन प्रारंभ इन्होंने माना 643 से, ये आपको ध्यान रखना है। और मोटा मोटा ये विभाजन कि कब से आरंभिक काल को कब से कब तक माना, तो ये 1444 विक्रम संवत तक मानते हैं। फिर मध्य काल को इन्होंने विक्रम संवत 1681 से प्रारंभ माना है और 1790 विक्रम संवत तक माना है। इस मध्य काल को भी इन्होंने 2 सब चैप्टरों में विभाजित किया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। इसमें भी आप देखेंगे विक्रम संवत 1445 से लेकर के 1560 का समय इन्होंने पूर्व मध्यकाल को माना है और उत्तर मध्यकाल को विक्रम संवत 1561 से लेकर के विक्रम संवत 1680 तक इन्होंने माना है। परिवर्तन काल का समय इन्होंने दिया है कि विक्रम संवत 1890 से एक विशेष प्रकार का परिवर्तन साहित्य में होता है जो विक्रम संवत 1925 तक माना है, और वर्तमान काल को 1926 विक्रम संवत से आज तक, और आज तक से मतलब अद्यतन जब तक इतिहास लिखा गया तो, और वैसे भी अभी भी अद्यतन ही चल रहा है, तो ये इनका काल विभाजन और नामकरण रहा है। मिश्र बंधुओं से एक जो सवाल कई मात्रा में परीक्षाओं में आपके आता रहता है कि ये तुलनात्मक आलोचना के संदर्भ में आपको कुछ जानकारी पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अभी बात चल रही है, इस संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। पंडित पदम सिंह शर्मा का नाम बराबर परीक्षाओं में आता रहता है। असल में 1907 ईस्वी में एक घटना घटती है। 1907 ईस्वी का समय आप जान रहे हैं कि द्विवेदी काल चल रहा है। भारतेंदु काल का समय हम केवल 1900 तक मानते हैं। 1900 से लेकर 1918 का समय द्विवेदी काल का है। द्विवेदी काल का समय जो लोग 1916 तक समाप्त मानते हैं वो गलत मानते हैं। 1907 ईस्वी को पंडित पदम सिंह शर्मा ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलना। एक कवि का नाम है, फारसी का बड़ा कवि रहा है, ये पुस्तक लिखी। बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलना इन्होंने पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में इन्होंने बिहारी को अधिक महत्व दिया है और यही से एक विवाद पैदा हुआ कि बिहारी बड़े हैं या बाद में देव बड़े हैं। तो देखो, देव का तो यहाँ उल्लेख नहीं है, देव के मुद्दे को लेकर के तो मिश्र बंधु आए, इसलिए दोनों प्रश्नों को अलग अलग तरीके से आप समझेंगे। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जन्मदाता कौन है? उत्तर हो जाएगा पदम सिंह शर्मा। वैसे तो भारतेंदु काल से ही सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात हो गया था, लेकिन तुलनात्मक आलोचना जिसे कहते हैं उसका संबंध द्विवेदी काल से है, क्योंकि 1907 में द्विवेदी काल चल रहा है।
तो पंडित पदम सिंह शर्मा और इनके प्रिय कवि हैं बिहारी, इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब और भी लिखी है। पदम सिंह शर्मा की किताब आ जाती है, पूछ लेते हैं, बिहारी सतसई की भूमिका किसने लिखी? तो आप ध्यान रखेंगे इनकी बिहारी सतसई की भूमिका बहुत प्रसिद्ध इनकी किताब रही है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पंडित पदम सिंह शर्मा से जो क्वेश्चंस परीक्षा में आए हुए हैं, इन्होंने बिहारी के वियोग वर्णन को भी उत्कृष्ट कोटि का बतलाया है, क्योंकि इनके प्रिय कवि बिहारी हैं। यद्यपि बिहारी अपने वियोग श्रृंगार में असफल रहे हैं, मैं आपको बता दूं सामान्य सत्य यही है कि वो संयोग में अधिक सफल हुए हैं, वियोग में असफल हुए हैं, लेकिन इनके अनुसार तो वियोग वर्णन भी इनका उत्कृष्ट है। और ब्रजभाषा के बहुत कटु समर्थक रहे हैं पदम सिंह शर्मा, क्योंकि बिहारी सतसई भी साहित्यिक ब्रजभाषा में लिखी गई है, और बिहारी सतसई जो साहित्यिक ब्रजभाषा है उसी के संदर्भ में विचार करते हुए पदम सिंह शर्मा ने लिखा कि जो खड़ी बोली है वह तो नीरस है और कर्णकटु है, और एक अच्छी जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रजभाषा होती है। अब आपसे पूछ लेंगे कि खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु किसने कहा है, तो वो पदम सिंह शर्मा ने कहा है, पूछा हुआ है। और बिहारी सतसई की तो इतनी जमकर प्रशंसा करते हैं पदम सिंह शर्मा कि इन्होंने ये कह दिया कि बिहारी सतसई तो शक्कर की रोटी है, जहां से भी खाओ मीठी ही लगती है। अब आप यह ना सोचे कि यहाँ जब मिश्र बंधु की बात चल रही है तो पदम सिंह शर्मा ये सब कहाँ से आ गए, क्योंकि हम पढ़ तो मिश्र बंधु को ही रहे हैं, और मिश्र बंधु के संदर्भ में एक पृष्ठभूमि है कि ये जो क्वेश्चन है कि बिहारी बड़े हैं या देव, बिहारी बड़े या देव बड़े, इस विवाद को पैदा करने वाले मिश्र बंधु ही हैं। लेकिन ऐसा ना लगे आपको कि बिहारी और देव बड़े हैं तो ये तुलना की तो मिश्र बंधु ने ही तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत की, ये भ्रम नहीं होना चाहिए। तुलनात्मक आलोचना के जन्मदाता पदम सिंह शर्मा ही हैं, लेकिन देव बड़े या बिहारी बड़े हैं इस बिंदु को लाने वाले जो प्रमुख आलोचक और इतिहासकार हैं वो मिश्र बंधु हैं। दूसरी बात, अंक देकर के तुलना करने की पद्धति, इसको इतना अंक मिला, इसको इतना अंक मिला, इस अंक देकर तुलना करने की पद्धति के जन्मदाता मिश्र बंधु हैं, ध्यान रखना। अब तुलनात्मक आलोचना से भी दो सवाल हो गए। एक सीधे सीधे आता है, तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक कौन है? पदम सिंह शर्मा। अंक, क्वेश्चन नंबर 2, अंक देकर के तुलना करने की पद्धति को किसने चलाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि देव हैं, और जाहिर सी बात है कि बिहारी और देव में से जो बड़े हैं वो उनकी नज़रों में देव हैं। ये एक पहलू है विवाद का, इसलिए मैंने इस प्रसंग को आपके समक्ष रखा है। हालांकि इसके बाद में और भी बड़े बड़े नाम जुड़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने देव का पक्ष लिया, और इसके बाद में आप देखेंगे कि फिर लाला भगवान दीन आए, और लाला भगवान दीन ने किताब लिखी है। भगवान दीन भी बिहारी के बहुत बड़े फैन रहे हैं, तो इन्होंने किताब लिखी बिहारी और देव। बिहारी और देव के नाम से लाला भगवान दीन की किताब है। बाद में फिर देव का पक्ष लेते हुए कृष्ण बिहारी मिश्र आते हैं। ध्यान देना, अभी हमने कहा था आपको कि कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, तुलनात्मक हिंदी आलोचना में इनका नाम आता है। इनकी किताब का नाम है देव और बिहारी। देव और बिहारी, ये देखिए, तो ये बिहारी और देव है। आप सोचो यार उल्टा पुल्टा हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। ये किताब भगवान दीन की है, और फिर ये किताब हो जाएगी कृष्ण बिहारी मिश्र की, देव और बिहारी। अब हमने एक छोटा सा प्रसंग यहाँ उठाया, और देखो इसमें से कितने सवाल परीक्षा में आए हुए हैं। पदम सिंह शर्मा की तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक को पूछ रखा है। खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु किसने कहा, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, तो इसका भी उत्तर पदम सिंह शर्मा है। देव बड़े हैं या बिहारी, इस विवाद को पैदा करने वाले आलोचक का नाम परीक्षा में पूछ रखा है। नेट की परीक्षाओं में दोनों किताबों के नाम पूछे हुए हैं। बिहारी और देव किताब किसकी है, देव और बिहारी किताब किसकी है। और एक जो मैंने आपको बताया था कि बिहारी सतसई की भूमिका, वो भी राजस्थान स्लिट परीक्षा में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो पहलू हैं, प्रसंग है, इन प्रसंगों से बहुत सारे सवाल निकलते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। तो मिश्र बंधु का इतिहास लेखन में एक जो बड़ा योगदान ये रहा है कि 5000 हिंदी कवियों को इन्होंने विश्लेषित किया है।
हिंदी के पहले कवि का तो इन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन 643 ईस्वी से इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को महाव्रत संग्रह कहा है, और न केवल कहा है बल्कि इसकी बहुत सारी सहायक सामग्री को उन्होंने स्वीकार भी किया है। और रीति कवियों का परिचयात्मक विवरण तो रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद से ही लेकर के दिए हैं। तो मिश्र बंधुओं के ये पहलू आपको याद रखना है। ये सवाल बार बार परीक्षा में आता है कि कौन सा एक मिश्र बंधु में शामिल नहीं है, और उसमें वो अक्सर कृष्ण बिहारी मिश्र को एडजस्ट करता है। आप इससे सावधान रहना। दूसरा जो है, मैंने आपको बताया कि 2012 के कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा में आप चाहो तो इन पेपर्स को खोल करके भी देख सकते हैं। ये मुझे याद रहता है कि किस परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन आया, क्योंकि मैं प्रश्न पत्र से अपडेट रहता हूं। तो 2012 के प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पूछा गया कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ, और मुझे याद है कि बहुत अच्छे गंभीर छात्रों ने भी इसका उत्तर 2 दिया था उस समय। इसके 4 भाग हैं। प्रकाशन वर्ष जरूर इसके 2 मिलते हैं, 1913 में 3 खंड और 1934 में इसका 4था खंड। ठीक है, इसके पश्चात हम नेक्स्ट बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के बेताज बादशाह हैं, और इनका इतिहास ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है कि इसके एक एक वाक्य पर आज हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रिसर्च करता है। इनके इतिहास का एक एक वाक्य प्रश्न पत्र का हिस्सा बनता है, और जिस भी कवि को ये नोटिस करते हैं कि ये देव प्रगल्भ कवि हैं, नैनोत्सव के कवि कौन है, कौन मूर्ति विधायिनी कल्पना के सृष्टा है, किसको इन्होंने वेदना का कवि कहा, किसको इन्होंने प्रेम का पीर कवि कहा, ये तमाम जो संज्ञाएं कवियों को मिली है, रामचंद्र शुक्ल का एक एक वाक्य परीक्षा में आता है। इसलिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इनका इतिहास ग्रंथ मील का पत्थर है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, और हिंदी साहित्य का ये इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसकी डेट ध्यान रखेंगे आप। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि ये इतना महान इतिहास ग्रंथ है, इतनी महत्वपूर्ण जीवन दृष्टि को लेकर लिखा गया इतिहास ग्रंथ है कि इसका जो दूसरा संस्करण है वो भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका दूसरा संस्करण 1941 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। कहीं कहीं इसकी डेट 1940 ही मिलती है। 1940 में लगभग इसका काम हो गया था। आपको पता ही है कि 1941 में देहांत रामचंद्र शुक्ल का हुआ था, और उन्होंने उसके कुछ ही समय पहले इसकी जो अशुद्धियाँ रह गई थी उसको परिमार्जित कर लिया। और ये एक दुखद संयोग की बात है कि हिंदी की जो महान रचनाएं आई हैं उनके साथ ही उनके रचनाकारों का जीवन अंत हो जाता है। इसके बाद में 1941 में रामचंद्र शुक्ल का देहांत हो गया। गोदान लिखने के बाद मंगलसूत्र को कहाँ पूरा कर पाए। गोदान एक महान रचना को लिख करके आप देखेंगे कि प्रेमचंद का जीवन पूरा हो गया। कामायनी के बाद जयशंकर प्रसाद का जीवन पूरा हो गया। तब मुझे अज्ञे का साध्य वीणा से वो पंक्ति याद आती है, आपने पढ़ी भी होगी, कि पूरी हुई वीणा शेष साधना पूरी। वज्र कीर्ति किरीट तरु वाला जो वीणा बना लेता है, तो पूरी हुई वीणा साथ साधना साथ ही जीवन लीला, कि महान लोगों का जीवन लक्ष्य एक बार जब सामने आ जाता है, प्रतिफलित हो जाता है, तो फिर उनके जीवन जीने का कोई अन्य सरोकार भी नहीं बचता है। कदाचित ये हो सकता है। खैर, तो इसके दोनों संस्करण आपको याद रखने हैं। 1929 तो आता ही रहता है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में एक संस्मरण आपने पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं क्लास में ही लगा रहता है, प्रेम घन की स्मृति छाया। आप देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल 8 साल का एक बच्चा जो प्रेम घन के घर के आगे पीछे घूमता रहता है कि उसकी एक झलक उसे देखने को मिल जाए। आप समझिए, 8 साल का बच्चा जो अपने खेलने से ही फुर्सत नहीं पाता है, उस बच्चे में इतने बौद्धिक संस्कार कैसे आ गए। परिवेश में ही कहीं न कहीं रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य विरासत में मिली थी। उनके पिताजी भी बहुत अच्छे धार्मिक किस्म के व्यक्ति रहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल, और सबसे पहले आप एक बात और ध्यान रखेंगे, अपने जीवन में पहली बार रामचंद्र शुक्ल जिस पत्रिका से जुड़े, उस पत्रिका का नाम है आनंद कादम्बिनी। आपको अच्छे से विदित है, ये प्रेमघन इस पत्रिका को निकाल रहे थे। उसमें बहुत अच्छा सहयोगी संपादन का काम रामचंद्र शुक्ल ने किया था। आप देखिए,
एक ज़माने में रामचंद्र शुक्ल की इतनी इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि सरस्वती पत्रिका के सबसे बड़े जो संपादक, यशस्वी संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1916 में निराला की जूही की कली जैसी कविता को छापने से इनकार कर देते हैं। निराला आपको पता ही है, महाप्राण अपराजय निराला। और लेकिन वही महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं रामचंद्र शुक्ल से आग्रह करते हैं 1904 में कि आप अपना कुछ निबंध दो, आप अपनी कुछ रचना दो जिसे मैं सरस्वती पत्रिका में छाप सकूं। आपको विदित होगा 1904 में साहित्य के नाम से रामचंद्र शुक्ल ने अपना एक निबंध लिखा जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसको पूछते रहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का पहला निबंध सरस्वती में कब और किस नाम से प्रकाशित हुआ। 1904 में साहित्य के नाम से प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का यदि सामान्य डाटा हम देखें तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा से जुड़े हुए थे। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इनकी वहाँ नियुक्ति हुई थी। रामचंद्र शुक्ल को एक काम दिया गया। उस समय श्याम सुंदर दास एचओडी हुआ करते थे बनारस विश्वविद्यालय के। तो श्याम सुंदर दास ने एमए के विद्यार्थी, साहित्य के विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके एक बड़ा काम किया कि हिंदी शब्द सागर का निर्माण करना है। अब देखिए आप लोग ध्यान रखना, हिंदी शब्द सागर का नाम आते ही, हिंदी शब्द सागर का नाम आते ही हमें याद रामचंद्र शुक्ल की आती है, जबकि नहीं आनी चाहिए। हिंदी शब्द सागर किनके मस्तिष्क की परिकल्पना रही है? यदि यही सवाल आपसे पूछ लें तो 90% विद्यार्थी रामचंद्र शुक्ल उत्तर दे सकते हैं, जो गलत हो जाएगा। हिंदी शब्द सागर बाबू श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क की परिकल्पना रही है। श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क की परिकल्पना रही है और 1928 ईस्वी में ये शब्द सागर बनकर के कंप्लीट हो गया था, पूर्ण हो गया था, जिसकी भूमिका लिखने का काम रामचंद्र शुक्ल को दिया गया। मैंने आपको बताया कि रामचंद्र शुक्ल उस समय एज असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं बीएचयू के। तो रामचंद्र शुक्ल ने अब क्या किया कि हिंदी साहित्य का इतिहास को प्रारंभ में नाम दिया हिंदी साहित्य का विकास, क्योंकि अभी तो भूमिका ही लिख रहे हैं, इतिहास नहीं लिख रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का विकास इस नाम से ये शीर्षक दिया, हिंदी साहित्य का विकास, ये था शीर्षक। और इस शीर्षक से इन्होंने शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना शुरू किया। तो देखो यहाँ से 2 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। किस रूप में रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। और प्रारंभ में रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? किस नाम से लिखना शुरू किया? तो नाम से लिखना शुरू किया था हिंदी साहित्य का विकास। और जब ये लिखते गए, काफ़ी बड़ी मात्रा में लिख चुके, तो बाद में स्वतंत्र प्रकाशन करके 1929 में उसका नाम दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल का एक डाटा याद रखना। मैंने यहाँ आपको 4 क्वेश्चन ठीक से डिस्कस किए हैं। पहला तो आपको ये याद रखना है कि हिंदी शब्द सागर जिसके मस्तिष्क की परिकल्पना है वो श्याम सुंदर दास है। 1928 में इसका काम निर्माण पूरा हो गया था। इसकी भूमिका के रूप में रामचंद्र शुक्ल ने लिखना शुरू किया था, जिसका प्रारंभिक शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास, और बाद में इसी को नाम दे दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास। तो किस रूप में रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा है, जिसका प्रारंभिक नाम था हिंदी साहित्य का विकास। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मैंने कल भी आपको क्लास से बताई थी कि रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी इतिहासकार हैं, और विधेयवाद के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था। जो विधेयवाद इतिहास ग्रंथ है इनका, तो विधेयवादी इतिहासकार कह लीजिए इनको। तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले विधेयवादी इतिहासकार हैं। विधेयवादी पद्धति बहुत लोकप्रिय रही है, और विधेयवाद का मतलब आप केवल यही समझेंगे कि इन्होंने रचना की प्रवृत्तियों को तद्विहीन वातावरण में परिभाषित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।
और सही मायने में ये हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ आप इसे कह सकते हो। इसीलिए सवाल बनता है कि हिंदी साहित्य का पहला शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है, या हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तब शुद्ध और व्यवस्थित के साथ में वैज्ञानिक शब्द का उत्तर ये रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ही होगा। आप देखिए, इनसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए उसमें क्या था कि कवि कहाँ जन्मा, कौन उसके माता पिता थे, उन्होंने कौन सी रचना लिखी, बस उसका परिचय करा दीजिए और इतिश्री। ऐसा लिखना साहित्य का इतिहास लिखना नहीं है। ये केवल आप इतिहास का डाटा नहीं लिख रहे हैं, बल्कि पहली बार रामचंद्र शुक्ल ने रचनागत प्रवृत्तियों को सामाजिक धार्मिक जो परिवेश समाज का रहा है उससे जोड़ करके इन्होंने चीज़ों को व्याख्यायित किया है। और रचनाकार से अधिक फोकस इनका रचनागत प्रवृत्तियों के विश्लेषण पर रहा है। इस मायने में ये एक यूनिक इतिहास ग्रंथ है और किसी भी प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य के इतिहास का लगभग आधा हिस्सा रामचंद्र शुक्ल से कवर करता है। मैं समझता हूं कि यदि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास और हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास और अब उसमें डॉक्टर बच्चन का इतिहास भी आप शामिल कर लीजिएगा, तो इन तीनों के अध्ययन करने से कंप्लीट साहित्य इतिहास बोध का निर्माण जो है हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ विशेष बातें मैं आपको बता दूं कि रामचंद्र शुक्ल जब इतिहास लेखन कर रहे हैं उस समय उनके मस्तिष्क में कुछ बातें पूर्व निर्धारित हैं, जैसे कि रसवाद और लोक मंगलवाद के वो बहुत बड़े प्रबल पक्षधर रहे हैं, बल्कि उसका साहित्य इतिहास लेखन हो या उनका संपूर्ण आलोचना क्रम है वह दो ही स्तंभों पर खड़ा है उनका पूरा आलोचना का प्रसाद, और वो है रसवाद और लोक मंगलवाद। ये उनकी बहुत बड़ी देन है कि व्यक्तिगत रसवाद को उन्होंने व्यक्ति के हृदय से निकाल करके उस रस की प्रक्रिया को लोक मंगल के सरोकारों से जोड़ दिया है। आपने इनकी कविता की परिभाषा ही बहुत अच्छी सुन रखी होगी, और लोक हृदय का सामंजस्य इन्होंने जिस प्रकार से अपने साहित्य इतिहास में दिखलाया है, और इन्हीं संदर्भ में इनके तुलसीदास प्रिय कवि हो पाए। काव्य में विभावन व्यापार पर इन्होंने विशेष बल दिया है। रचना की सौदेश्यता की बात करते हैं। इनका साफ कहना है कि यदि रचना में सामाजिक उद्देश्य नहीं है, यदि रचना का सामाजिक सरोकार नहीं है, तो उस रचना से फायदा क्या। और इसी संदर्भ में ये रहस्यवाद के विरोधी हैं। रहस्यवाद का मखौल उड़ाते हुए इन्होंने रहस्यवाद को कनकौवे की भी संज्ञा दे दी। आप देखेंगे कि रहस्यवाद के कारण, ये रहस्यवाद के इतने बड़े विरोधी है कि साफ लिखते हैं ये कि कविता इस जीवन जगत से पैदा होती है और इसी जीवन जगत पर सीधे सीधे अपनी विभूति का प्रकाश फैलाती है, और जो कविता ऐसा करती है वह कविता स्वीकार्य है, क्योंकि काव्य का संबंध ब्रह्म के इस व्यक्त जगत से है, अपरोक्ष सत्ता से काव्य का संबंध नहीं है। इसलिए इन्होंने महादेव वर्मा के काव्य को इग्नोर कर दिया। इसलिए छायावाद के साथ रामचंद्र शुक्ल न्याय नहीं कर पाए। इसीलिए कबीर की कविता के साथ रामचंद्र शुक्ल न्याय नहीं कर पाए। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध और नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य की धारा से ही अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि सिद्ध और नाथ साहित्य तो सांप्रदायिक कोटि का है, असांप्रदायिक कोटि का होने से यह विशुद्ध साहित्य से बाहर हो जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने इसी रचना की सौदेश्यता को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि रीति काल का वो बहुत अच्छे से विश्लेषण नहीं करते हैं। रीति काल में जो ये श्रृंगार का, अतिशय वासना का जो प्रकोप फैला है वो रामचंद्र शुक्ल को पसंद नहीं है। वहीं तक बात सीमित नहीं है। आप देखिए कि गोपियों का जो विरह वर्णन है और गोपियों का जो प्रेम है वो ऐसा प्रेम जो केवल रोने धोने तक सीमित है और जिसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, जो केवल व्यक्ति तक सीमित होकर रह जाए। रामचंद्र शुक्ल को उस एकांतिक प्रेम की तलाश कभी नहीं होती। वो उस एकांतिक प्रेम के विरोधी हैं। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा व्यंग भी किया है गोपियों के ऊपर। हालांकि आपको पता ही है कि भ्रमर गीत के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य, सर्वश्रेष्ठ उपालंब काव्य भी कहा है, आप जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन उन्होंने साफ लिखा है कि गोपियों का विरह वर्णन बैठे ठाले का धंधा है, कि भाई अब कोई काम वाम तो है नहीं, सखियों आओ जरा मिल करके बैठ लें और कृष्ण के नाम को रो ही लें, क्योंकि शुक्ल जी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो इस प्रकार शुक्ल जी का अपना एक मानसिक दायरा है और उस अपनी सैद्धांतिक व्यवहारिक कसौटियों पर उन्होंने साहित्य को कसा है। जहां उनको चीज़ें असंतुलित लगती है वहां वो तुरंत अपने निर्णय दे देते हैं। और इस संदर्भ में प्रत्येक कवि के बारे में रामचंद्र शुक्ल बोलते क्या हैं, प्रत्येक कालखंड की विशेषताओं में वो कहते क्या हैं, वो सभी चीज़ें हमको बराबर ध्यान रखना है।
और सच बात तो ये है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में जब हम सरहपा से पढ़ना शुरू करते हैं, और हम, क्योंकि प्रगतिवाद तक तो वो पहुँचे ही नहीं, सबसे अंत में उन्होंने छायावाद को ही डिस्कस किया है रामचंद्र शुक्ल ने, यह आपको पता ही है। तो इस बीच में रामचंद्र शुक्ल का हर क्लास में नाम आता है कि उस कवि के बारे में क्या सोचते हैं, किस कवि को उन्होंने क्या नाम दिया है, क्योंकि वो सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर मैंने आपको ये बताया है कि रामचंद्र शुक्ल सही मायने में हिंदी के पहले शुद्ध वैज्ञानिक इतिहासकार हैं, और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में इनका इतिहास ग्रंथ एक मील का पत्थर है। रामचंद्र शुक्ल ने संपूर्ण इतिहास को, आपको पता है, 4 भागों में बांटा है। एक नाम दिया है इन्होंने वीर गाथा काल। आप देख सकते हैं लगभग 900 वर्षों के इतिहास को, 900 वर्षों के इतिहास को इसलिए क्योंकि इन्होंने, आपको पता ही है, संवत 1050 से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है, जो आज तक आप देखेंगे, और जब तक वो लिखा गया इतिहास ग्रंथ तब तक 900 वर्ष लगभग हो रही है। तो 900 वर्षों के इतिहास को इन्होंने 4 काल खंडों में विभाजित किया है। वीर गाथा काल, एक नाम दिया है इन्होंने भक्ति काल, एक नाम चला है इनका रीति काल, सर्वाधिक मान्य है, चलता रहता है। एक नाम दिया इन्होंने रीति काल, और एक नाम दिया है इन्होंने आधुनिक काल। अब रामचंद्र शुक्ल या वीर गाथा काल के संदर्भ में आदिकाल का समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने भक्ति काल को और दूसरा नाम दिया। भक्ति काल को कहा कि भाई ये तो पूर्व मध्य काल है। रीति काल के लिए इन्होंने कहा कि भाई ये तो उत्तर मध्य काल है, और उत्तर मध्य काल है। और आधुनिक काल के लिए इन्होंने नाम दिया कि भाई ये तो गद्य काल है। ये भी क्वेश्चन 2012 की परीक्षा में आया हुआ था कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन 2 भागों में विभक्त करके पढ़ाया है, विश्लेषित किया है। तो गद्यखंड और पद्यखंड, इस नाम से इन्होंने विभाजित किया है। अब आप देखिए कि एक ही कालखंड को दोहरे नामकरण देने की पद्धति के जन्मदाता कौन हुए, इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अब 2 प्रश्न आसपास कैसे मिलते जुलते हैं। एक प्रश्न तो ये है कि एक ही कालखंड को 2 उपभागों में, तो 2 उपभाग का मतलब तो ये हो गया कि ये कालखंड है और इसके ये 2 उपभाग कर दिए। तो एक ही कालखंड को 2 उपभागों में विभाजित करने की परिपाटी के जन्मदाता तो ये तो है मिस्र बंधु, मैंने आपको बताया था अभी, ये तो मिस्र बंधु है। लेकिन एक ही कालखंड को समानांतर दूसरा नाम देने की जो पद्धति के जन्मदाता हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। देखिए इन्होंने भक्ति काल को 2 भागों में थोड़ी बांटा है, बल्कि भक्ति काल का नाम दिया है पूर्व मध्य काल, और रीति काल का नाम दिया है उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल का नाम दिया है गद्य काल। ये अलग बात है कि रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कह करके आदिकाल के साथ तो न्याय नहीं हो पा रहा है, इसलिए इनका ये नामकरण नहीं चल पाया। हालांकि ये नामकरण क्यों नहीं चल पाया, क्या समस्या है, उसकी तो हम संबंधित टॉपिक पर ही बात करेंगे। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने, और इसका जो इन्होंने विभाजन किया है रामचंद्र शुक्ल का, आप ध्यान रखेंगे, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसका समय कब से कब माना है। तो देखो विक्रम संवत 1050 से लेकर के विक्रम संवत 1375 का तो समय माना है इन्होंने वीर गाथा काल का, और विक्रम संवत 1375 से लेकर के विक्रम संवत 1700 को समय माना है इन्होंने भक्ति काल का, और विक्रम संवत 1700 से लेकर के विक्रम संवत 1900, और तीसरा जो और आधुनिक काल इन्होंने जो माना है वो विक्रम संवत 1900 से प्रारंभ माना है और अद्यतन। अब विक्रम संवत 1900 से मतलब हो गया 1843 ईस्वी। ये बात आप बराबर ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का प्रारंभ कहाँ से माना है, और वो आपसे ईस्वी में पूछ रहा है। अब ईस्वी में पूछ रहा है कि भाई 993 ईस्वी, 1050 ईस्वी, तो भी विद्यार्थी को क्या लगेगा, अरे 1050 हमने अच्छे से याद कर रखा है 1050, जबकि 1050 वो संवत कह रहे हैं। तो ये संवत और ईस्वी सन को अच्छे से आप लोग याद रखना, इसका उत्तर हो जाएगा 993 ईस्वी, ये वाला। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी रामचंद्र शुक्ल को तो विस्तार से हम क्लास के साथ प्रतिदिन परिभाषित करते चलेंगे, बहुत बड़े विधिवादी इतिहासकार हैं। अब देखिए एक इस संदर्भ में मैं आपको एक सारणी दिखलाता हूँ, उसके माध्यम से आप रामचंद्र शुक्ल को और अच्छे से समझेंगे।
रामचंद्र शुक्ल का इतिहास देखिए। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में प्राप्त काल विभाजन और नामकरण। वीर गाथा काल मैंने अभी आपको बताया था, विक्रम संवत 1050 से 1375। भक्ति काल को ही पूर्व मध्य काल इन्होंने कहा है, विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत है ये 1700। उत्तर मध्य काल, जिसका नाम इन्होंने रीति काल दिया, कल की क्लास में आपको बताया था कि इन्होंने रीति शब्द कहाँ से लिया है, ग्रियर्सन से लिया है। विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल का भी नाम दिया है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में सबसे अंत में किस बिंदु को डिस्कस किया है, वो है छायावाद। क्योंकि छायावाद का समय आपको पता ही है कि 1918 से स्टार्ट हुआ और उसे हम 1938 तक पढ़ते हैं। उसके बाद 36 तक नहीं पढ़ते हैं, आप ध्यान रखना, 1938 तक पढ़ते हैं। और उसके बाद प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि शुरू ही हो रही थी, क्योंकि 1938 से प्रगतिवाद की हम शुरुआत मानते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल का 1941 में देहांत ही हो गया, तो प्रगतिवाद को ये विश्लेषित नहीं कर पाए। तो ये छायावाद अंतिम टॉपिक है इनका। अब आप यहाँ देखिए, फिर इन्होंने आधुनिक काल को भी इन रूपों में दिखाया है कि भारतेंदु काल, फिर द्विवेदी काल और तीसरे को नाम दिया तीसरा काल। और तीसरा काल क्या है? तीसरा काल का मतलब आप जान रहे हो कि तीसरा काल का मतलब छायावाद। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण विचारणीय पहलू है, वो आप जरूर इसको ठीक से देखेंगे। जब रामचंद्र शुक्ल अपना इतिहास ग्रंथ लिख रहे थे, उस समय शुक्ल जी के पास स्रोत सामग्री के रूप में ये 4 रचनाएं मुख्य हैं। ये आप ध्यान रखो, ये क्वेश्चन परीक्षा में आता रहता है। रामचंद्र शुक्ल ने जिन ग्रंथों को आधार बनाकर अपना साहित्य इतिहास का निर्माण किया है, उसमें देखिए मिश्र बंधु विनोद का तो नाम सबसे पहले आएगा। 1913 लिखा हुआ है यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि 1929 में रामचंद्र शुक्ल का इतिहास प्रकाशित हुआ, जब तक मिश्र बंधु विनोद का चौथा खंड तो आया ही नहीं था। क्योंकि मिश्र बंधुओं का चौथा खंड तो 1934 ईस्वी में हमने अभी पढ़ा है। तो यानी कि जब रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु विनोद का सहारा ले रहे थे, तो उनके पास में पहला खंड था, दूसरा खंड था, तीसरा खंड था, लेकिन चौथा नहीं था। और ये 3 खंड तो 1913 में प्रकाशित हुए। इसलिए यहां लिखा है कि मिश्र बंधु कृत मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी। और रामनरेश त्रिपाठी की रचना है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी जिसका प्रकाशन 1917, विशेषकर कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी और नेट जीआरएफ के विद्यार्थी इनकी डेट याद रखेंगे। इसकी भी डेट 1917 है। श्याम सुंदर दास की रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 ईस्वी। और हरिहर प्रसाद, असल में इसी का नाम है, वियोगी हरि के नाम से प्रसिद्ध है, पर इनका नाम है हरिहर द्विवेदी। और ब्रज माधुरी सार, इसका इन्होंने सहारा लिया और ये रचना लिखी गई 1923 ईस्वी में। इस प्रकार राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, इधर से ब्रजमाधुरी सार का नाम, और श्याम सुंदर दास का हिंदी कोविद रत्नमाला, और सबसे मेजर है मिश्र बंधु विनोद। इन रचनाओं को आधार बनाकर रामचंद्र शुक्ल ने अपनी मौलिक संकल्पनाओं को साथ में जोड़ते हुए अपना ये बहुत महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा है। अब इसमें भी आप एक बात ध्यान रखना, एक बार राजस्थान सेट परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी कोविद रत्नमाला किस विधा की रचना मानी जाएगी। तो ध्यान रहे, ये एक जीवनी है, ब्रजभाषा के कवियों की आपको इसमें जीवनी मिल जाएगी। इधर आप देखिए, कविता कौमुदी से पिछली बार कॉलेज लेक्चरर की भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया कि आज वर्तमान में कविता कौमुदी के कितने भाग आ चुके हैं। तो देखिए, आज कविता कौमुदी के 8 भाग आ चुके हैं। पर जब तक रामचंद्र शुक्ल के सामने कविता कौमुदी थी, उस समय तक तो केवल 2 ही भाग इनके सामने मौजूद थे। लेकिन आज कविता कौमुदी के 8 भाग आ चुके हैं। रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी में तो ग्राम गीतों का बहुत अच्छा संकलन किया गया है, जो कई भाषाओं में मिलते हैं, बांग्ला, संस्कृत, हिंदी।
तो इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल की ये स्रोत सामग्री है और इन रचनाओं के आधार पर इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का निर्माण किया है। सबसे बड़ी बात, रामचंद्र शुक्ल साफ कहते हैं कि कविता ऐसी होनी चाहिए जिसके सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकार हो। तो इस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल से जुड़े हुए पहलू हैं। बाकी प्रत्येक कवि के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा है वो तो हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। रामचंद्र शुक्ल के पश्चात अगला जो प्रमुख साहित्य इतिहासकार हैं और जिनका नाम बहुत बड़े स्तर पर आता है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बचपन का नाम इनका बैजनाथ भी मिलता है। ये व्योमकेश शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हैं। व्योमकेश शास्त्री, इनके बारे में लिखा मिलता है कि संस्कृत इनकी जिह्वा है, प्राकृत इनकी बाहुएं हैं, हिंदी इनका पांव है, कई भाषाओं के बड़े प्रकांड विद्वान रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल में हजारी प्रसाद द्विवेदी में जो मुख्य अंतर रहा है विचारधारात्मक, वो इस बात का रहा है कि किसी भी साहित्यिक परिवर्तन को शुक्ल जी तद्युगीन वातावरण में तलाश करते हैं और किसी भी साहित्यिक परिवर्तन के मोड़ को हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराओं में जाके तलाश करते हैं। यही कारण है कि भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने उसको हताश निराश भारतीय जनता की इस्लाम के आगमन की प्रतिक्रिया से जोड़कर देखा कि यह हमारी राजनीतिक पराजय से उत्पन्न जो निराशा हताशा है उसका परिणाम है। इस्लाम के भारतीय आगमन की प्रतिक्रिया से ही तुरंत भक्ति काल आ गया। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन आलवारों से चलने वाली एक चिंतन धारा का सहज विकास है। और हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा भी है कि यदि इस्लाम भारत ने भी आया होता, उससे पहले कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, और जोर देने की शायद आवश्यकता इसलिए है कि रामचंद्र शुक्ल जी सुन ले, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम भारत ना भी आया होता तो भी यहाँ का भक्ति साहित्य का रूप बारह आना वही होता जिस जैसा कि रहा है। बारह आना यानी कि वो रामचंद्र शुक्ल से चार आना तो प्रभावित हैं, लेकिन बारह आना वैसा ही रहता। तो इन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय को आलवारों से जोड़ करके देखा है। इसलिए परंपरा का निरंतरीय बोध, परंपरा का निरंतरीय बोध, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन का सत्य है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन में यह सत्य प्रविष्ट नहीं हो पाता है क्योंकि वो तद्युगीन वातावरण पर ज़्यादा बल देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। एक पुस्तक लिखी है इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। और इसी पुस्तक में उन्होंने ये अपना प्रसिद्ध वक्तव्य दिया है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम भारत में भी आया होता, ये वाला जो वाक्य है ये इसी पुस्तक में है। लगता ऐसे है कि वो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में है क्या। तो एक पुस्तक है इनकी, वो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। देखो इसकी डेट कई बार कंफ्यूज करती है, ये कंफ्यूजन हमें भी कई बार हुआ है। 1938 याद आता है लेकिन सही डेट इसकी 1952 ईस्वी है। 1938 तो कुछ गाइडों में भी लिखा मिलता है, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की गाइड में भी 1938 दे रखा होता है, पर वास्तव में ये सही डेट इसकी 1952 है। पहला संस्करण इसका इसी समय आया था। एक बात देखिए,
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत बड़े भाषा के बहुत बड़े मर्मज्ञ विचारक रहे हैं। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि अज्ञे के बारे में जो लिखा मिलता है कि अज्ञे कठिन गद्य के प्रेत हैं, मैं समझता हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से कठिन गद्य तो लिखना बहुत मुश्किल काम है। इनसे कठिन गद्य तो लिखा ही नहीं जाता है। आप बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़िए, ये लंबे लंबे संस्कृत प्रधान समास युक्त ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है इन्होंने कि एक बार तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इतने बड़े भाषा के विद्वान और इतनी क्लिष्ट इनकी भाषा है, लेकिन इस किताब की भाषा आपको बहुत आसान मिलेगी। ऐसा लगता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पुस्तक को सामान्य विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके लिखा है। इसकी बहुत सामान्य शब्दावली है और एक इतिहास ग्रंथ है इनका, वो है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये किताब भी इनकी 1952 ईस्वी में है। आदिकाल 1952 ईस्वी में ये किताब लिखी गई। और सच बात तो ये है कि ये किताब क्या एक प्रकार से व्याख्यान ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समय समय पर जो व्याख्यान दिए हैं अपने, उन व्याख्यानों को ही संकलित इसमें कर दिया गया है। आपसे बाय द वे कोई पूछ ले कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा इतिहास ग्रंथ एक व्याख्यान माला के रूप में लिखा गया है, तो उसका उत्तर होगा हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब देखिए, अब कुछ बिंदुओं पर हम रामचंद्र शुक्ल की और हजारी प्रसाद द्विवेदी की तुलना करते हैं। ये तीन किताब आपको याद रखना है, इनका क्रम भी लगवा सकते हैं। इस संदर्भ में इनकी बहुत चर्चित एक किताब का नाम है कबीर। देखो, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है डीएसएसबी की परीक्षा में, कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न ये था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी कृति साहित्य इतिहास ग्रंथ में नहीं मिलती है, मतलब उसको हम साहित्य इतिहास ग्रंथ में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो चारों किताबों के नाम दे दिए, उसका उत्तर होगा कबीर। क्योंकि कबीर किताब जो इनकी 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह एक आलोचना ग्रंथ है। आप ध्यान रखेंगे, ये आलोचना ग्रंथ है, इसको हम कहेंगे आलोचना ग्रंथ, क्योंकि ये इतिहास ग्रंथ नहीं है, ये आलोचना ग्रंथ है। और किसी बेहतर परीक्षा में इन चारों रचनाओं को जो बहुत प्रसिद्ध हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रम से लगवा सकते हैं। तो ये 40 से, इसके बाद में 52 में ये आएगी। 52 दोनों रचनाएं 52 में हैं, लेकिन पहले उद्भव और विकास को लगाओगे, फिर लगाओगे आप आदिकाल को। तो देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल और एक तरफ लिखते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल अपने साहित्य में जनता की चित्तवृत्तियों की बात विशेष तरीके से करते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक की बात करते नजर आते हैं। जब हम जनता की बात करते हैं तो जनता में तो ऐसा लगता है कि भाई तीनों वर्ग, उच्च मध्य और निम्न वर्ग सब शामिल है, और जब हम लोक की बात करते हैं तो समाज का पिछड़ा तबका, निम्न वर्ग की अधिक जो है समझ पैदा होती है मस्तिष्क में। इनके प्रिय कवि हैं, शुक्ल जी के प्रिय कवि हैं तुलसीदास, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि हैं कबीरदास। आप ध्यान रखना, मैंने अभी आपको कहा कि रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवादी दृष्टिकोण के कारण, कि चूंकि वो रहस्यवाद के विरोधी हैं, इसलिए उन्होंने कबीर की कविता के साथ न्याय नहीं किया है। हिंदी में पहली बार कबीर को स्थापित करने का काम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि कबीर दास के प्रतिष्ठापक आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की कविता के बारे में कहा कि रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना, कथ्य के द्वारा अकथ्य का ध्वनन करना काव्य शक्ति का चरम निदर्शन नहीं तो क्या है। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर की कविता भावोद्रेक करने में सक्षम नहीं है,
आप देखिए कि कबीर की कविता की संवेदना के संदर्भ में एक तो शुक्ल जी तो ये कहते हैं कि भावोद्रेक करने में सक्षम नहीं है। अब कोई कविता भावों का उद्रेक नहीं कर पाती है, इसका मतलब कविता असफल हो गई। और एक तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो कहते हैं कि रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना और कथ्य के द्वारा अकथ्य का ध्वनन करना ये तो काव्य शक्ति का चरम निदर्शन है, और आप कह रहे हो कि ये तो भावोद्रेक नहीं करती। तो इस दृष्टिकोण से दोनों की विचारधारा में अंतर रहा है। आपको पता ही है, ये रसवाद और लोक मंगलवाद को लेकर के आगे बढ़े हैं। लोक मंगलवाद, और हम इधर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मानवतावादी, ये मानवतावादी विचारक रहे हैं। साहित्य के बारे में इन्होंने साफ लिखा है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत चर्चित वो कथन है। एक हिंदी साहित्य के प्रारंभ की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं सदी से हिंदी का प्रारंभ माना है। 10वीं सदी से 14वीं सदी का समय इन्होंने आदिकाल का माना है, और यहाँ इन्होंने 1050 विक्रम संवत से माना है। तो बात तो वही है कि आप 993 ईस्वी कह रहे हो, तो 993 ईस्वी कह रहे हो, 10वीं सदी का ये लगभग एंड चल रहा है। और इसमें भी दो बात ये है कि जब पहले कवि की बात करते हैं तो दोनों ही विचारकों ने हिंदी के पहले कवि को स्पष्ट किया है कि इनके अनुसार तो हिंदी का पहला कवि है अब्दुल रहमान। ऐसे लिखते हैं अब्दुल रहमान, रे पे ऊपर रे की मात्रा। और अब्दुल रहमान की रचना का नाम आप सभी जानते हैं, संदेश रासक। और इधर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि, डायरेक्ट तो इन्होंने कुछ नहीं कहा है लेकिन इनडायरेक्ट में इन्होंने मुंज कहा है, मुंज। आप देखिए रामचंद्र शुक्ल के दो वक्तव्य को भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो हम हर दिन जब पढ़ेंगे तो शुक्ल जी की बात खूब आएगी उसमें, उस दौरान हम उनको डिस्कस करेंगे, पर मैं अभी आपको बता देता हूं कि रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत चर्चित कथन जो मुंज के संदर्भ में आता है कि पुरानी हिंदी के सबसे प्राचीन नमूने हमें धारापति राजा भोज के चाचा वाकपति मुंज के यहाँ मिलते हैं। तो जब वाकपति मुंज के यहाँ मिलते हैं, वाकपति कहते हैं वाकपति मुंज, वाकपति मुंज के यहाँ मिलते हैं, तो फिर इनके अनुसार हो गया हिंदी का पहला कवि मुंज है। आपको ध्यान रखना है। और एक हिंदी साहित्य के प्रारंभ के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत चर्चित कथन है कि इन्होंने लिखा कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, ये कथन सीधे सीधे आ सकता है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानने वाले विचारक कौन है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कि इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, और यदि एक पंक्ति में हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि ये विधेयवादी इतिहासकार हैं रामचंद्र शुक्ल, जिनके लिए तद्विहीन वातावरण की परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इधर हम कह सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा के निरंतरीय बोध को स्वीकार करते हैं और किसी भी प्रकार के साहित्यिक परिवर्तन को इन्होंने एक प्रकार से परंपराओं में जाकर के ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराओं में विश्लेषित किया है। ये इन दोनों आलोचकों का एक अंतर है संवेदनात्मक। बाकी तो एक दूसरे के विरोधी आप इन्हें नहीं कह सकते हैं, बल्कि यही कहेंगे कि इनके दोनों इतिहास दृष्टि मिलकर के एक समग्र इतिहास दृष्टिकोण बनता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल एक दूसरे के विरोधी ना हो करके एक दूसरे के पूरक माने जाएंगे। ये देखिए आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है, उद्भव और विकास जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसमें इन्होंने इस प्रकार से काल विभाजन और नामकरण किया है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये ग्रंथ इनका 1952 ईस्वी में आया। अभी हमने उसकी बात की थी आपसे। इसको इन्होंने पहला खंड आदिकाल, आदिकाल नामकरण का सर्वाधिक मान्य हुआ है। और आप देखेंगे
कि आदिकाल का जो समय है इनका 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी बताया है, मतलब 10वीं सदी से 14वीं सदी के बीच का। और पूर्व मध्यकाल आप जान ही गए हैं कि पूर्व मध्यकाल से मतलब यहाँ भक्ति काल से है। पूर्व मध्यकाल का समय 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक बतलाया है। और उत्तर मध्यकाल इन्होंने 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी बतलाया है। आप ईस्वी का और संवत का बराबर ध्यान रखेंगे। और आधुनिक काल का समय 1900 ईस्वी से लेकर के अद्यतन आज तक जो है उसको बतलाया है। इस प्रकार इनका ये काल विभाजन और नामकरण है। आपको कभी भी इंटरव्यू वगैरह में ध्यान रखना, या तो रामचंद्र शुक्ल के खेमे के लोग मिलते हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी के खेमे के लोग मिलते हैं, आपसे बोर्ड पे करवा सकते हैं कि शुक्ल जी का इतिहास लेखन का नामकरण कीजिए, काल विभाजन कीजिए, या तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप काल विभाजन कीजिए, नामकरण कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का जो अगला बिंदु है, अगला एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो एक महत्वपूर्ण इतिहासकार के रूप में जिसका नाम मिलता है, वो है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आप ध्यान रखेंगे इसका समय 1938 ईस्वी है। एक विशेष बात इस ग्रंथ के बारे में यह है कि यह एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है। ये अधूरा इतिहास ग्रंथ इसलिए है क्योंकि ये केवल भक्ति काल तक का उल्लेख करता है। ध्यान रखना, इसमें रीति काल और आधुनिक काल नहीं है, ये केवल भक्ति काल तक का उल्लेख करता है। इस प्रकार यह एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है। 1938 में इसका प्रकाशन हुआ है। राम कुमार वर्मा का ये इतिहास इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जब आप इसका आदिकाल का डाटा पढ़ते हैं तो संतों के ऊपर इन्होंने इतनी लंबी सूची प्रस्तुत की है कि किसी भी इतिहास ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक रिसर्च ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप एक अनुसंधान ग्रंथ पढ़ रहे हैं। और भक्ति काल में जो रामचंद्र शुक्ल ने विभाजन किया है उसका और इनका थोड़ा आप तुलनात्मक रूप से देखिए। शुक्ल जी ने भक्ति काल का विभाजन करते हुए नाम दिया है ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, राम मार्गी, राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा। आप लोग ध्यान रखेंगे भक्ति काल में इसी क्रम से हम अध्ययन करते हैं। इनको आपको आपसे इनका क्रम भी लगवा सकते हैं कि जब हम भक्ति काल का अध्ययन करते हैं तो किस क्रम से हम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम पढ़ते हैं संतों को, फिर हम पढ़ते हैं सूफियों को, फिर पढ़ते हैं हम राम मार्गियों को, और फिर पढ़ते हैं कृष्ण मार्गियों को। अब देखिए यही नामकरण राम कुमार वर्मा कैसे करते हैं। राम कुमार वर्मा ने बहुत आसान तरीके से इनका नामकरण किया है। इसके लिए कहा है संत काव्य, इसके लिए कहा है प्रेम काव्य, इसके लिए कहा है राम काव्य, और इसके लिए कहा है कृष्ण काव्य। इस प्रकार बहुत ही सरलीकरण इन्होंने नाम दिया है। आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का कुल 7 प्रकरणों में मिलता है। आपको ध्यान रखना है 7 प्रकरणों में है, और इन्होंने बहुत ही आसान नाम दिए हैं, संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। तो शुक्ल जी का भी नामकरण पूछ लेते हैं, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, ऐसे संबोधन से रामचंद्र शुक्ल ने दिया है नामकरण। वैसे तो राम कुमार वर्मा अपनी अधिकांश मान्यताओं को लेकर के रामचंद्र शुक्ल से सहमति दिखलाते नजर आते हैं। देखिए इसमें आप
रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। रामकुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है 1938 में, अभी हमने इसकी बात की थी। इस संदर्भ में आप देखिए, इन्होंने एक नामकरण दिया है संधि काल और चारण काल। आदि काल को इन्होंने संधि काल और चारण काल में विभाजित किया है। फिर इन्होंने भक्ति काल को भक्ति काल का नामकरण स्वीकार कर लिया, रीति काल को इन्होंने रीति काल का नामकरण स्वीकार कर लिया और आधुनिक काल को आधुनिक काल का नाम दिया है। यदि समय की बात करें तो विक्रम संवत 750 से 1000 का समय इन्होंने माना है संधि काल का। इन्होंने आदि काल को 2 भागों में नाम दिया है। आपको पता ही है, क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि आदि काल को संधि काल और चारण काल का नाम किसने दिया। तो संधि काल का समय विक्रम संवत 750 से मतलब हो गया। अब आप 750 में से 57 घटाएंगे तो 693 ईस्वी। अब आपसे पूछ लेंगे, और पूछा भी हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, कि 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानने वाले विचारक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 693 ईस्वी से रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में, प्रारंभ में ही इन्होंने सिद्धों को डिस्कस करते हुए लिखा है कि सिद्ध साहित्य तो बौद्ध धर्म की चली आ रही जो विकृतियों ने जो परिस्थितियां पैदा कर दी थी, उनसे सिद्ध साहित्य का निर्माण हुआ था। ये क्वेश्चन इस बार भी ग्रेड फर्स्ट की परीक्षा में आया हुआ है, पूछा हुआ था। तो रामकुमार वर्मा से भी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। चारण काल का समय फिर इन्होंने 1000 विक्रम संवत से लेकर के और 1375 का समय माना है विक्रम संवत। इसी प्रकार फिर इन्होंने भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से 1700 के बीच माना है, और आधुनिक काल को इन्होंने विक्रम संवत 1700 से लेकर के और 19 नहीं, आधुनिक काल को ये है 1900 विक्रम संवत से वर्तमान तक, और रीति काल का समय इन्होंने ये माना है 1700 से लेकर के 1900। रीति काल का समय 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। लेकिन फिर भी यह है कि काल विभाजन तो रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और नगेंद्र का परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ से हमको बस मेजर बात जो याद रखनी है वो ये है कि इन्होंने 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है, मतलब विक्रम संवत 750 से। और दूसरा आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि ये जो संधि काल आप देख रहे हैं, यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा हुआ है कि संधि काल में इन्होंने किस साहित्य को डिस्कस किया है, तो इसमें हम लिखेंगे सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य को इन्होंने संधि काल के तहत डिस्कस किया है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। रामकुमार वर्मा के संदर्भ में इतना काफ़ी है, बाकी तो वर्मा का उल्लेख आता रहता है। वर्मा से वो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जब इन्होंने हिंदी की जो पहली सूफी रचना है वो मुल्ला दाऊद की चंदायन मानी और सरमत से वो मान्य भी हो गई, तो कई जगह रामकुमार वर्मा का बहुत अच्छा संदर्भ परीक्षा में क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे अमीर खुसरो के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमीर खुसरो को अवधि का पहला कवि किसने माना, तो उसका उत्तर भी रामकुमार वर्मा है। तो ये तो पहलुओं को हम अपने विषय के साथ साथ प्रत्येक कवियों के साथ साथ अध्ययन करते चलेंगे कि इस कवि पर किस आलोचक का क्या दृष्टिकोण रहा है। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में एक नाम आपको ध्यान रखना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत। और ये किताब 2 भागों में विभक्त है। आपसे पूछ सकते हैं कितने भागों में? 2 भागों में। और
59 ईस्वी का इसका समय है। देखिए हम उन समयों को लिख रहे हैं, प्रकाशन वर्ष को लिख रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। सबकी डेट हमको याद नहीं करनी है, लेकिन जो बेसिक और बुनियादी परंपरा का हिस्सा है उसकी प्रकाशन वर्ष डेट हमको याद जरूर रखनी है। तो हिंदी साहित्य का अतीत कृति के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये भी कई नाम मिलते जुलते हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अलग है, विश्वनाथ त्रिपाठी अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। ये वही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है जिन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल का नाम दिया, और जो अभी इस परीक्षा में पूछा था फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से IAS तक लेवल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रीति काल विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल है, स्पष्ट करो। आप ध्यान रखना कि रीति काल को विशुद्ध साहित्य सर्जना की संज्ञा देने वाले जो इतिहासकार हैं वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही हैं। और जब आप रीति काल का अध्ययन करते हो और उसमें आप पढ़ते हो कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये विभाजन रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में बांटने की जो ये परिपाटी है, ये जो सिद्धांत दिया था सबसे पहले, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। ये रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त का जो विभाजन है, ये विभाजन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ही है। तो हिंदी साहित्य का अतीत इनकी बहुत चर्चित पुस्तक है, आप ध्यान रखेंगे। इसी पहलू में आप आगे बढ़ें तो एक नाम मिलता है गणपति चंद्रगुप्त का। गणपति चंद्रगुप्त की पुस्तक का नाम आप सबको विदित है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और ये इतिहास 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आपको जरूर याद रखना है, इनसे भी सवाल परीक्षाओं में कई आते रहते हैं। एक बार तो क्वेश्चन ये आया था कि आधुनिक काल में जो प्रिय प्रवास लिखने वाले हरियोध हैं, इनको इन्होंने आधुनिक काल का सूरदास कहा है, और वो गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। ये हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है, ये भी 2 भागों में विभक्त मिलता है वैज्ञानिक इतिहास, लेकिन ये दोनों ही भागों का प्रकाशन वर्ष 1965 ही है। इन्होंने आदिकाल और मध्यकाल को कुछ विशिष्ट परंपराओं में बांटा है। वहां से प्रश्न आते रहते हैं। लोकाश्रय में रचित साहित्य, धर्माश्रय में रचित साहित्य, राजाश्रय में रचित साहित्य, और इस प्रकार का विभाजन किसी और इतिहासकार ने नहीं किया है। उसको आप जरूर ध्यान रखें, और विशेषकर इस पहलू को जरूर ध्यान रखें कि इन्होंने जो सूफी काव्य है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये प्रेमाख्यान काव्य है, उस सूफी काव्य को इन्होंने रोमांसिक कथा काव्य परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा की संज्ञा दी है गणपति चंद्रगुप्त ने, आपको याद रखना है। और इसको इन्होंने लोकाश्रय में विभाजित किया है, क्योंकि ऐसा लग सकता है कई बार कि इन्होंने चूंकि राजाओं का भी उल्लेख किया है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूफी साहित्य दरबारों में लिखा गया है। मसनवी शैली में सबसे पहले खुदा की इबादत करना, फिर पैगंबर मोहम्मद साहब की महिमा गायन करना, फिर तत्कालीन जो साहिब वक्त होता है उसका यशोगान करना, तो मसनवी शैली का हिस्सा है। आप इसे धर्माश्रय में या राजाश्रय में रचित साहित्य नहीं माने, ये लोकाश्रय में रचित साहित्य है। देखिए, इस संदर्भ में आपको एक बात और याद रखनी है, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आता रहता है कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। तो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला कवि माना है शालिभद्र सूरी को। शालिभद्र सूरी की रचना हम सबको पता है भरतेश्वर बाहुबली रास। ये रचना 1184 ईस्वी में लिखी गई। अब आपसे पूछ सकते हैं, हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1184 ईस्वी से मानने वाले विचारक कौन है? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास से माना गया है, और ये माना है गणपति चंद्रगुप्त ने। आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि किस इतिहास ग्रंथ के तहत
भरतेश्वर बाहुबल रास को हिंदी की पहली रचना को स्वीकार किया गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इन बिंदुओं को भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। वैसे तो हिंदी का पहला कवि कौन है, इसको हम एक साथ रख करके अलग से टॉपिक में विवेचित करेंगे। देखिए, राज्याश्रय, लोकाश्रय और धर्माश्रय, ऐसा विभाजन आपको किसी परीक्षा में मिलता है, प्रश्न पत्र में मिलता है कि ये आदिकाल और भक्ति काल के, यानी कि आप मध्यकाल के पहलू को इन विशिष्ट परंपराओं में रख करके विभाजित किसने किया है। तो आपका उत्तर इसमें हो जाना चाहिए कि गणपति चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में इस प्रकार का विभाजन किया है। इस संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र, एक तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र संपादक हैं, इतिहासकार नहीं है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो संपादित है, ये एडिटर है, मूल रचनाकार नहीं है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और जिसका समय 1973 ईस्वी है, ये इस ग्रंथ के संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं। देखिए, कई बार विद्यार्थियों से पूछते हैं इंटरव्यू के संदर्भ में, भाई आपको सबसे अच्छा जो काल विभाजन और नामकरण है वो किसका लगता है। तो विद्यार्थी जोश में आकर के कह देता है रामचंद्र शुक्ल का लगता है। देखो, बिल्कुल सही बात है कि शुक्ल का इतिहास तो बेहद वैज्ञानिक ढंग से सुव्यवस्थित है, पर उस ग्रंथ में दो बहुत बड़ी खामियां ये है कि एक तो उनका वीर गाथा काल नाम नहीं चल पाया, दूसरा उन्होंने जो 1050 विक्रम संवत से माना है वीरगाथा काल की शुरुआत, तो उससे का पहले का साहित्य उन्होंने पूरा की पूरा काट दिया, क्योंकि सिद्धनाथ और जैन साहित्य का उन्होंने विश्लेषण ही नहीं किया। तो इस प्रकार जो हमारा हिंदी साहित्य 7वीं सदी से लगभग शुरू हो गया है, वो एक लंबी पृष्ठभूमि जो है रामचंद्र शुक्ल उसे खारिज कर देते हैं। इसलिए काल विभाजन और नामकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण नामकरण और काल विभाजन नगेंद्र का मिलता है। और आपको इस बात को कहना भी चाहिए कि या फिर आप शुक्ल का नाम लेते हो तो शुक्ल का नाम ले दीजिएगा, लेकिन ये जरूर कहो कि सर शुक्ल जी के इतिहास में ये कमी है, यदि ये कमी ऐसे पूरी हो जाए तो शुक्ल जी का बढ़िया है। बाकी इस कमी को पूरा करने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। आप देखेंगे इस संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र का जो संपादित इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, एक तो समय आपको ध्यान रखना है इसका 1973 है। सीधे सीधे नाम है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और जो इन्होंने समय दिखाया है वो समय भी देखो बहुत मान्य स्पष्ट है। जब हम कहते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य 7वीं सदी से प्रारंभ हो गया तो लगता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़ गए हैं। सिद्धनाथ साहित्य से ही वास्तव में हिंदी साहित्य की शुरुआत माननी भी चाहिए। तो 7वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी के मध्य तक का जो समय है वो समय इन्होंने आदिकाल का दर्शाया है। और आदिकाल नामकरण सर्वाधिक मान्य भी हुआ है, आपको ये भी मालूम ही है। भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से लेकर के 17वीं सदी के मध्य तक स्वीकार किया है इन्होंने, डॉक्टर नगेंद्र ने। और देखो, यदि पहले कवि से कभी बात आए कि नगेंद्र ने पहला कवि कौन माना, तो ये सरेपा को मानते हैं। और आपको पता ही है कि सरेपा को हिंदी का पहला कवि तो राहुल सांकृत्यायन ही मान चुके हैं। तो इन्होंने राहुल सांकृत्यायन की विचारधारा का ही समर्थन यहाँ किया है।
रीतिकाल का समय 17वीं सदी से लेकर के और 19वीं सदी तक का जो समय इन्होंने रीतिकाल का माना है, और आधुनिक काल को समय इन्होंने 19वीं सदी से लेकर के वर्तमान तक। अब देखिए वर्तमान को भी इन्होंने क्या किया कि वर्तमान को भी इन्होंने विभाजित किया है बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक ढंग से, कि भारतेंदु काल, जिसको इन्होंने पुनर्जागरण काल का नाम भी दिया। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है कि भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी, तो उसका उत्तर भी डॉक्टर नगेंद्र ही है। 1857 ईस्वी की क्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। 1857 से 1900 तक का जो समय है वो इन्होंने भारतेंदु काल का समय माना है। द्विवेदी काल को दूसरा नाम दिया है जागरण सुधार काल। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है कि द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल का नाम किसने दिया, डॉक्टर नगेंद्र ने दिया, और इसका समय 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक माना है इन्होंने। और छायावाद को 1918 से 1938 तक। देखिए छायावाद का अंत 1936 तक अधिकांश विद्यार्थी मानते हैं, वो गलत है। वो भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि पंत ने 1936 में युगांत लिख करके छायावाद के अंत का घोषणा पत्र लिख दिया। पर आप ये सोचिए कि 1936 में इतनी महान रचनाएं आती है, 35 के बिल्कुल एंड में रचना आती है कामायनी, 36 में राम की शक्ति पूजा, तो इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं छायावाद की इस दौर में आ रही है, उसी समय नहीं उसका अंत हुआ। इसका विधिवत अंत होता है 1938 में, जब पंत और नरेंद्र शर्मा जो संपादक द्वय मिलकर के रूपाव पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, और रूपाव पत्रिका हिंदी की पहली प्रगतिशील पत्रिका मानी जाती है। तो 1938 से आप ये मान के चलें कि प्रगतिवाद की शुरुआत हुई है। तो ये बिल्कुल ठीक कहते हैं नगेंद्र कि 1918 से 1938 ईस्वी तक का समय छायावाद का समय है, और छायावादोत्तर का समय 1938 से प्रारंभ होता है। अब छायावादोत्तर को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक तो प्रगतिवाद प्रयोगवाद को एक कर दिया है, प्रगति प्रयोग काल कि तो प्रगतिवादी कविता का और नए नए प्रयोगों का। तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद इसका 1938 से लेकर 1953 का समय, और जो नवलेखन काल है जिसमें नई कविता से लेकर के और तमाम प्रकार की कविताएं जुड़ती हैं, उसका 1953 से लेकर के वर्तमान तक। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन और नामकरण है। आप इसको स्पष्ट तौर से देख सकते हो, अपने नोट्स आप अपने हाथों से बना सकते हो। बाकी आपसे कोई पूछे कभी कि भाई आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो प्रमाणिक आपको लगता है काल विभाजन और नामकरण किसका लगता है, तो नगेंद्र का लगता है। अब देखिए विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर जी हम किसका इतिहास पढ़े, तो मैं नगेंद्र के इतिहास का नाम नहीं लेता हूँ। अब ये तो फिर दिक्कत ये आ गई कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे अच्छा प्रमाणिक है, और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि आप इसको मत पढ़ो। देखो नगेंद्र का इतिहास असल में एडिट है, उसमें अलग अलग राइटर अपनी अपनी बातों को लिखते हैं, तो उससे जो साहित्य परंपराओं का उत्थान विकास एक नज़रिए से हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं शुक्ल जी को पढ़ो, बच्चन को पढ़ो, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ो, लेकिन कोई तथ्यात्मक जानकारी की शुद्धि लेनी हो, किसी डेट में कन्फ्यूजन हो, तो उसके लिए वास्तव में नगेंद्र का इतिहास बेहद प्रमाणिक है। तिथियों के संदर्भ में यहाँ त्रुटि आपको ना के बराबर मिलेगी। तो जब आपको लगता है कि कोई तिथि आपको भ्रमित कर रही है, तो आप नगेंद्र के इतिहास का प्रयोग कर सकते हो। बाकी नगेंद्र के इतिहास में तथ्य तो इतने ज़्यादा भर दिए हैं कि कई बार इतिहास हमको बोर भी करने लगता है। इसलिए संकल्पनाओं को स्पष्टीकरण में जितना शुक्ल जी, बच्चन और द्विवेदी जी समझाएंगे, उतना नगेंद्र आपको योगदान नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये इतिहास ग्रंथ नगेंद्र ने नहीं लिखा है। इसमें तो बहुत सारे इतिहासकारों के आर्टिकल हैं, नगेंद्र के तो इसमें कुछ ही आर्टिकल मिलते हैं। इसलिए एक दृष्टिकोण से देखने का जो भावबोध है वह ये इतिहास ग्रंथ नहीं बना पाता। इसलिए मैं आमतौर से कहता हूँ कि आप शुक्ल जी पढ़िए, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़िए, आप बच्चन पढ़िए। हाँ, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि यदि आपको कोई तिथि संबंधी त्रुटि की प्रॉब्लम हो, तो फिर आप जो है इस इतिहास ग्रंथ का उपयोग कर सकते हैं। देखिए इस पर बात करने से पहले, इस बिंदु की बात करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा का नाम आप सबने सुन रखा है, और काशी नागरी प्रचारिणी सभा से ये क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है लगभग, कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, जो सबसे पहले 1953 से निकलना शुरू हुआ था, तो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो कहीं तो लिखा मिलता है कि 16 खंड, कहीं लिखा मिलता है 18 खंड। असल में शुरू में ये 18 खंडों में निकालना प्रस्तावित था,
लेकिन बाद में इसके 16 खंड ही प्रकाशित हुए। तो आप अच्छे से ध्यान रखना कि ये 18 खंड मान्य नहीं होगा, 16 खंड इसका उत्तर बिल्कुल सही है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में, ध्यान रखना। और इस सभा ने अपनी पत्रिका निकाली थी, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। वो काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका इन्होंने निकाली थी 1896 ईस्वी में, 3 साल के अंतर में। और इस पत्रिका के पहले जो संपादक थे वो थे वेणी प्रसाद। इन तथ्यों को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही परीक्षा में आता रहता है। तो 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, और इस सभा की स्थापना में सबसे प्रमुख जो योगदान दिया था वो योगदान रहा है श्याम सुंदर दास का। श्याम सुंदर दास इस काशी नागरी प्रचारणी सभा के मुख्य संस्थापक रहे हैं। बाकी इनके सहयोगियों में एक है राम नारायण मिश्र और एक है ठाकुर शिव सिंह। ठाकुर शिव सिंह। अब आपसे पूछ लेंगे कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना 3 तो ये है ही, चौथा बेमेल दे देंगे। या ये पूछ सकते हैं कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के मुख्य संस्थापक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में। कहां पर हुई? तो काशी में हुई। और इस सभा ने अपनी पत्रिका काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब किया? ये प्रकाशन 1896 ईस्वी में हुआ, जिसके पहले संपादक जो हैं वो वेणी प्रसाद रहे हैं। इस डाटा को ध्यान रखना है। और जब ये काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका अध्यक्ष बनाया गया था भारतेंदु का चचेरा भाई, जिसका नाम है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास से भी क्वेश्चन आता है। ये अध्यक्ष बनाए गए थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राधा कृष्ण दास हैं प्रथम अध्यक्ष। राधाचरण गोस्वामी नहीं है। राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु काल का दूसरा कवि है। ये भारतेंदु के चचेरे भाई थे। राधा कृष्ण दास को अध्यक्ष बनाया गया। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष बने। संस्थापक, मूल संस्थापक श्याम सुंदर दास हैं, और सहयोगियों में इन 2 का नाम और आता है, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव सिंह। अब इस सभा ने प्लान किया कि हम हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास निकालेंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, ये कितने खंडों में आपको मैंने बताया? ये 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। 16 खंड ही याद रखना है। कॉलेज लेक्चर में भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, स्लेट में आ चुका है, नेट में आ चुका है। और इन 16 खंडों में आपको ये ध्यान रखना है, ये देखिए, पहला खंड का नाम आपको याद रखना है। जो पहला खंड है वो है हिंदी साहित्य की पीठिका, और वो है राजबली पांडे ने इसका संपादन किया है। इसमें पहला और 16वां तो जरूरी है। तो पहला, और आप देखिए 16वां खंड देखिएगा, 16वां अंतिम है। तो हिंदी का लोक साहित्य, और इसके जो मुख्य संपादक है वो राहुल सांकृत्यायन, और कृष्णदेव उपाध्याय का नाम भी आप याद रखें, पूछते वो राहुल सांकृत्यायन को ही है। अंतिम है हिंदी का लोक साहित्य। एक इसमें 6वें को आपको याद रखना है। तो 1, 16 और 6 रीतिकाल। रीतिकाल के संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होगा कि क्वेश्चन आता रहता है, रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका किसने लिखी? डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है ये। तो आपको ये भी पता हो कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो रीति काल का संपादन किया है ये रीतिबद्ध हैं, क्योंकि देखो रीति मुक्त का जो है वो संपादन भगीरथ मिश्र कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये पूरी लिस्ट ही याद रखनी है, ये पूरा लिस्ट ही आपको संभाल के रखना है, लेकिन आपको ये कि 1, 6 और 16 के बारे में मैं आपको विशेष रूप से कह रहा हूँ कि यह आपको याद जरूर रखना है। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा काफ़ी बड़ी है, और उसमें कुछ और भी प्रमुख नाम आ रहे हैं।
तो एक आप देखेंगे कि राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, जिनका बहुत चर्चित इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और संवेदना का इतिहास। और ये 1986 ईस्वी का इतिहास ग्रंथ है। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बहुत अच्छा इतिहास ग्रंथ है। एक डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास जो मैं कहता हूं कि आपको इसका अध्ययन भी करना चाहिए, वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और ये 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात तो आपको पता ही है कि समकालीन क्षेत्र में सुमन राजे ने एक लिखा था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, और ये 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इतिहास लेखन की परंपरा जो पहले से चली आ रही है वो निरंतर विकसित है और उसकी अपनी एक दिशा है। बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकारों का हमने नाम लिया है जो मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। इस संदर्भ में एक बात आपको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखिए, फाइनली हमसे कोई पूछता है कि भाई हमको क्या मत मानना चाहिए, अपना दृष्टिकोण क्या रखना चाहिए। तो देखो, साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण में हमको कहना यही होगा कि आदिकाल नाम देंगे, इसको हम भक्ति काल का नाम देंगे, इसको रीतिकाल का ही नाम देंगे और इसे आधुनिक काल का ही नाम देंगे। ये हमारा खुद का अपना मत है और इसका समय हम बताएंगे। कोई पूछेगा तो कि 7वीं सदी से 14वीं सदी तक का समय आदिकाल का है, 14वीं सदी से 17वीं सदी का समय भक्ति काल का है, और 17वीं सदी से 19वीं सदी का समय हम रीतिकाल का मानेंगे, और 19वीं सदी से आज तक का जो समय चल रहा है वह आधुनिक काल का समय चल रहा है। और आधुनिक काल के नामकरणों की बात करेंगे तो भारतेंदु काल कहेंगे। भारतेंदु काल का समय रामचंद्र शुक्ल से सहमति दिखाते हुए 1843 से लेकर 1900 तक की बात करेंगे। द्विवेदी काल कहेंगे 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद कहेंगे 1918 से 1938 ईस्वी। प्रगतिवाद कहेंगे 1938 से लेकर 1943 ईस्वी। और प्रयोगवाद का समय रहेगा 1943 से 1952 ईस्वी। और नई कविता को हम कहेंगे 1952 से 1960 ईस्वी। 1960 के बाद साठोत्तरी कविता शुरू हो गई, तो 1960 से लेकर 1975 तक हो गई साठोत्तरी कविता। और 1975 से आज तक जो लिखी जा रही है वो है समकालीन कविता, जिसका दूसरा नाम एक जनवादी कविता भी है। ये आज की क्लास का अपना मुख्य विषय रहा है और शेष बचे टॉपिक की बात करते हैं हम अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।